चाहते थे कि मुहर्रम हराम के दिनों में हम सियासी बातों को छेड़ें। पहले भी हमने आपसे बार बार कहा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमने बार बार कहा था कि हम नहीं चाहते, पाकिस्तान की हालत बड़ी कमज़ोर है, हम इस कमज़ोर हालत में पाकिस्तान को मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी बातों को लोगों ने अहमियत नहीं दी। अब ये हुकूमत जिस अंदाज़ में आइन की धज्जियाँ बखेर रही है, जिस अंदाज़ में जुडिशरी को बेदस्तपा किया गया है, जिस अंदाज़ में प्रेस पे बंदिशें लगाई जा रही हैं और जिस अंदाज़ में इमरान खान की पार्टी की सीटें जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें दी थी उनसे वापस ली गई और बिल्कुल बंदरबांट की तरह सियासी पार्टियों के हवाले की जा रही हैं। एक ऐसी ख़तरनाक हुकूमत जो पाकिस्तान को दबोने जा रही है, आइन को दरखोर इतना नहीं समझती, पार्लियामेंट को दरखोर इतना नहीं समझती, लोगों के वोट का मजाक उड़ा रही है। हमारी ये सोच है, मेरी ज़ाती भी ये सोच है, हम साथी की ये सोच है कि अगर पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है, इसमें कोई किसी का ग़ुलाम या कोई किसी का आका नहीं, यहाँ रहने वाले लोग अपने तारीख़ी मदर वतन पे हज़ारों साल से रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने पाकिस्तान की तश्कील की थी। अगरचे पाकिस्तान की तारीख़ सारी आइन की बहाल बनाने और न बनाने की कशमकश में गुजरी और इस अयाशी में हमने मुल्क का एक हिस्सा खो दिया कि हम आइन नहीं बना रहे थे, हम अपने अक्सरती भाइयों को इक़्तिदार हवाले नहीं कर रहे थे, हमने पाकिस्तान की कुर्बानी दे दी और 25 साल में पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से 73 का आइन बना जिस पे तकरीबन पाकिस्तान के तमाम अकाबरीन के दस्तखत हैं, चाहे वो लेफ़्ट के हों चाहे वो राइट के हों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनके सियासी रवैयों से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, उन्होंने क्या किया अपोजिशन के साथ या उनका रवैया क्या था, लेकिन एक बात तय है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तारीख़ ने यह मौका दिया कि उन्होंने पाकिस्तान को एक आइन मुहैया किया, 73 का आइन जो मुतफ़िक़ आइन था, जिस पे पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी तमाम लोग मुतफ़िक़ थे और बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी। लेकिन उस आइन को भी लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब वही लोग, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जमहूरियत का चैम्पियन था और है, वोट को इज़्ज़त दो, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान जिसकी आइन की तख्लीक में उनके लीडर का बड़ा हिस्सा था, वली खां की पार्टी, मौलाना मुफ्ती महमूद की पार्टी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, दूसरे ये सब मिलकर ख़ुद उस आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं जो हमारा मुतफ़क़ा आइन है। और हमारा आइन ये कहता है कि जो आदमी आइन को छेड़ेगा, इसे चिड़खानी करेगा, इसको मुअत्तल करेगा, इसको फलाना करेगा, वो कैपिटल पनिशमेंट का सज़ावार है। लेकिन बड़ी डटाई से ये काम हो रहा है। इमरान खान से हज़ार इख्तिलाफ़ सही, कोई उसको अच्छा आदमी समझे, बुरा आदमी समझे, लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान की पार्टी ने गुज़श्ता इंतख़ाबात जीत लिए थे बड़ी उससे। यानी ये कैसा मुल्क है, एक मुल्क जिसका इलेक्शन कमीशन एक पार्टी से उसका सिंबल छीन ले और ये हक समझे, इसको फलानी बात नहीं होगी, जजेस उसको सपोर्ट करें और फिर भी इंतखाब हो। इन्होंने जो कुछ ड्रामा बनाया था हम बार बार कह चुके हैं, फिर तकरार करते हैं, यह हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आई है, बंदूक के ज़ोर पे आई है। शहबाज शरीफ मेरा दोस्त रहा है, मेरा भी दोस्त है, लेकिन कभी कभी नाराज़ हो जाता है, मेरे मुंह से सख्त अल्फाज निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं दहशतगर्दी का मुखालिफ हूँ और ये हुकूमत तख्लीकी दहशतगर्दी की है। 25 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके
बंदूक के ज़ोर पे, पैसे के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे एक जीती हुई हुकूमत से उसका मैंडेट छीन लिया गया। और स्पीकर, ये कैसा स्पीकर है? स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। स्पीकर वहाँ बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को वर्दी अब जो हमारे वर्दी पोश हैं असम्बली की, उनकी वर्दी में ला के पार्लियामेंट के अंदर लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और बड़ी डटाई से स्पीकर साहब कहते हैं कि जासूसी इदारों को हर किसी माँ बहन बेटी का टेलीफोन टैप करने की इजाज़त है। इन हालात में खामोश बैठना मैं गुनाह कबीरा समझता हूँ। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमको प्यारा है। इसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, इसमें हमारे लोग रहते हैं। पाकिस्तान आइन के तहत चलेगा तो तरक्की करेगा। यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, प्रेस आज़ाद होगा, फिर जाके ये मुल्क एशिया टाइगर बनने की उसमें होगा। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के अपने को बिल्कुल वफादार समझते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यह हमारा मुल्क है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक तो ये कि आइन की पामाली हो रही है, कानून की आज़ादी नहीं है, पार्लियामेंट की ताकत नहीं मानी जा रही, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं है, लोगों के वोट का एहतराम नहीं किया जाता। इसके बाद जो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान की, वो करप्शन है। फ्राम टॉप टू बॉटम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। फ्राम टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज़ करप्ट। हर इंस्टीट्यूशन में किसी का नाम नहीं लेता, हर इंस्टीट्यूशन में पैसा चलता है, अकरबा परवरी चलती है और बड़े डंके की चोट पे चलती है। करप्शन एक किस्म का लोगों ने अपना हक तस्लीम कर लिया है। ये सिंगापुर या उसके जो साथ वाला वो है, ये दुनिया का बदतरीन करप्ट तरीन इलाका था। कुछ अरसा पहले वहाँ एक आदमी इक़्तिदार में आया, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ, अलामा साहब भी मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरे साथी हैं। वहाँ उन्होंने फैसला किया कि करप्शन की सज़ा मौत। मैं ये नहीं कहता कि उसकी सज़ा मौत हो, लेकिन कम से कम कोई ऐसी होनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, इस्लामाबाद में ये सारे हमारे अपनी सरकारी मुलाजमीन की हैं। हमें गिला है दुनिया की डेमोक्रेटिक क़ुव्वतों से, अमेरिका समेत। वो कहते हैं हम जमहूर के लोग हैं। अगर आप जमहूर के लोग हैं तो कम से कम हमारी इमदाद करें, हमारे इलाके में उन लोगों को सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें जो जमहूरियत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट की ताकत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा समझते हों, जो पार्लियामेंट को खारिजा और दाखिली सियासत का मंबा समझते हों। वो हमारे साथ एक एहसान कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि दुनिया वाकई एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो जाए, तो उनके पास ताकत है। माइटी अमेरिकन्स एंड यूरोपियन डेमोक्रेसीज़ वो ये कर सकती हैं कि हमारी तरफ से लूटे हुआ माल जो उनके मुल्कों में चला जाता है, वो ख़ुद से ये कह सकते हैं कि भाई तू इक़्तिदार में रहा है, तेरी जायदाद इतनी नहीं थी, ये जो तू लूट के लाया है कन्फिस्केटेड, और उसको IMF के फंड में डाल। हम बच जाएंगे, ये चोर उचक्के वहाँ से भाग आएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। हमने फैसला ये किया था कि इन हालात में हम कहें, मैं वकीलों से, इवन आइन पे ईमान रखने वाले जर्नलों से, जर्नलिस्टों से, जजों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस बदबख्त हुकूमत को रोकें, वरना फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान डूब रहा है। I'm sorry, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान अपनी बदकारियों उसकी वजह से डूब रहा है। और मेरा भाई शाहबाज बंसरी बजा रहा है। इसलिए हमने मजबूर होकर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। ख़िते के एतबार से ईरान में जो कुछ हुआ या जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा में, नेतन्याहू यानी जर्मनी के जर्नलों को दूसरी जंग अज़ीम के बाद फाशिस्ट जर्मनी, हिटलर के यारों को, इसलिए न्यूरम्बर्ग ट्रायल में वो किया था कि इन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया है, लिहाजा इन सब को प्रोसिक्यूट करो, फांसी चढ़ाओ। अभी तक
ان کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں. کسی کو 90 سال کی عمر میں لندن سے گرفتار کیا جاتا ہے کہ یہ جنرل اس آرمی کا تھا, اس کو پھانسی دے دی جاتی. یہ چیکوسلوواکیا حالت اس علاقے میں نہ میں بول رہا ہوں اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ قاتل ہے, اس کو وہ کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ تھا. ہماری پارلیمنٹ ابھی میں نہیں آتا, میں اس گناہ میں شامل نہیں ہو جانا چاہتا تھا. میں اس حکومت کی جو لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اس کے بجٹ میں نے حصہ نہیں لیا. میں اس گناہ بے لذت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس اسمبلی کو قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے نتیجے میں نتنیاہو کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا, انٹرنیشنل عدالتوں میں اس کے خلاف کیس ہوتا. جس طرح جرمن لوگوں کو یہودیوں کے قتل میں ابھی تک پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ لاڈلا پھر رہا ہے. ہر روز ابھی 400-300 روزانہ مرتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں بوڑھیوں کی طرح دعا کرتے ہیں, جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. خاک تم فلسطینیوں کے ساتھ ہو, تم نتنیاہو کا نام نہیں لے سکتے. ایران کے ساتھ ایٹمی اس پہ بات چیت ہو رہی تھی, ڈائلاگ جاری تھے. ڈائلاگ کے دوران ایران پہ حملہ کیا گیا. اس پہ پاکستان کو, تمام مسلم دنیا کو سخت احتجاج کرنا ہی چاہیے تھا کہ بھائی بات تو ہو رہی ہے کہ ایٹم بم ہے یا نہیں ہے. اس نے حملہ کیا, اور حملہ کیسے کیا؟ گھروں پہ کیا. یہاں فلانے جرنیل رہتا ہے, یہاں فلانے عالم دین رہتا ہے, یہاں فلانا سائنٹسٹ رہتا ہے. ایک کے بعد دو تقریباً درجن بھر کے قریب انسانوں کو گھروں میں گولیاں مار دی گئی. پھر ایران کے ساتھ تماشا شروع ہوا. جب ایران نے ہمت کی, ایران نے ریٹیلیٹ کیا, راکٹ کے ریکٹوں کے ذریعے اپنا دفاع کیا, تو نتنیاہو کی بچاؤ کے لیے خود امریکہ بہادر, ہمارے شہباز بھائی خدا کو معلوم, یہ جو ایران کے ایٹمی اثاثوں پہ بمباریاں ہو رہی ہے, یو آر نیکسٹ, ہم نیکسٹ ہیں. آپ کے اس پہ حملے ہوں گے. ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے یہ چیز بیچی ہے, ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے لیبیا کو بیچی, ہم نے نارتھ کوریا کو, ہم نے فلانا کو. ان کا جو حال بنا رہے ہیں ہمیں کون چھوڑے گا؟ خدا کے لیے یہ وقت ڈویژن کا نہیں, یہ وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں, یہ وقت تمام پاکستان کی یونٹی کا ہے. یونٹی not under your leadership, یونٹی not under this government, یونٹی تمام سیاسی پارٹیوں کی. عمران خان نے کیا گناہ کیا ہے؟ الیکشن جیتا, کس لیے وہ جیل میں ہے؟ ہفتوں سے اس کے بچوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی, بہنی کو نہیں ملتی. پارلیمنٹ کے ممبر 6 گھنٹے شرابور اس میں بیٹھے رہتے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. اور اسپیکر ان کا کچھ نہیں کرتا. جب اپوزیشن لیڈر اپنی جیل کی بات کرتا ہے تو اسپیکر کہتا ہے میں فلانا کر دوں گا, فلانا کر دوں گا. بجٹ کے دوران, میں اور نہیں کہتا, ہمارے دوست ہیں, بجٹ کے دوران پنجاب اسمبلی پلیڈ ویری بیوٹیفل رول. انہوں نے کوشش کی, انہوں نے ہمت کی, لیکن یہاں کٹ موشنز لگاتے رہے. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی. ان حالات میں تحریک تحفظ آئین ریکویسٹ کرتی ہے تمام پاکستان کے لوگوں سے, دیر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کوئی جرنیل مجھے پیارا ہوگا, کوئی شہباز شریف کسی کو پیارا ہوگا, کوئی گوہر ایوب کسی کو پیارا ہوگا, کوئی تحریک اسلاف کا کوئی بیرسٹر کسی کو پیارا ہوگا, تحریک انصاف کا. لیکن پاکستان ہماری ان غلط کاریوں کی وجہ سے خدا نخواستہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہوگا. لیٹ اس آل گیٹ ٹوگیدر, آئیں ہم ایک ساتھ مل کر بسم اللہ کریں اور ایک تحریک کی بنیاد رکھیں. تحریک یہ نہیں کہ ہم کسی کو گالیاں دیں, کسی کو نہیں. پاکستان میں آئین ہوگا, رول آف لا ہوگا, ججز آزاد ہوں گے. پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان, تمام ادارے, پریس, جو دوسرے ادارے ہیں, ججز, تمام ادارے اپنے اپنے فریم میں آزاد ہوں گے, لیکن وہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. پارلیمنٹ جو بھی جیتی ہے. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, بابا مذاکرات کس بات پہ؟
शहबाज भाई से मुज़ाकरात हाँ मैं करूँगा, शहबाज भाई से मुज़ाकरात मैं करूँगा, इस तरह करूँगा कि शहबाज भाई ये जो तू उठा के ले गया ठोकरी बगा के दूसरे का मैंडेट, ये कब वापस करोगे, ये कब वापस करोगे? इस पे मुज़ाकरात होंगी और एक कौमी हुकूमत बनाने, एक इलेक्टेड हुकूमत बनाने के लिए राह हमवार होगी। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात, ठीक है शौक़ पूरा करे, जो भी खुदा न खास्ता अगर मेरे ये दोस्त या मेरे कोई और दोस्त मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात किस बात पर? इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, नाजायज़ गवर्नमेंट जो ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे आई, जिन्होंने लोगों की वफादारियाँ तब्दील की हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में, शर्म की बात है, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में 4000 से ऊपर बच्चे जेल में, उन्होंने क्या गुनाह किया? सियासी कैदी 4000 जिन्होंने न एमएनए बनना है, न एमपीए बनना है, न सेनेटर बनना है, न बादशाह बनना है, आए थे अपनी बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम में अपनी लीडर की उसके लिए निकल आए थे, आपने उनको ठोंस दिया जेलों में, बेइज्जत कर रहे हैं बच्चियों को, औरतों को। ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका गलत है, इसके ख़िलाफ़ बगावत होगी। और अवाम बिफरे अवाम जब निकलते हैं तो फिर सब कुछ को जला के रख देते हैं। बिल्कुल ये जजेस मजीज़, ये शर्म की बात। किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, वो बांट रही है सीटें, अगर इन पार्टियों में थोड़ी सी भी शराफत हो उन्हें इनकार कर देना चाहिए कि मुझे ये खैरात किसी नहीं चाहिए, जीता कोई और है किसी और को, वो सब ने जूलें फैलाई हुई हैं, फिर कहते हैं हम 2/3 मेजॉरिटी में हम इस्टेब्लिशमेंट को आइनी रोल देंगे, हम इस असम्बली की मुद्दत 10 साल कर देंगे। ये पाकिस्तान की बर्बादी का रास्ता है। हमने खित्ते को बचाना है, हमने इलाके को बचाना है। अभी सब की कभी अफ़गानिस्तान का जिक्र होता है, अफ़गानिस्तान के मुतालिक मैं ये नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के मुतालिक हमारी राय है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का, सिक्योरिटी कौंसिल के सारे मेंबर, अमेरिका है, फ्रांस है, फ्रांस है, अंग्रेज़ है, रूस है, और ये सब मिले बुलाएं अफ़गानिस्तान, उनके तमाम हमसायों की मीटिंग, पाकिस्तान उसमें बैठा हो, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, सब बैठे हों, एक दूसरे को शिकायत इन दुनियाई मालिकों के सामने कह दें कि भाई अफ़गानिस्तान तुझसे मुझे ये ख़तरा है, पाकिस्तान का है। अगर वो उस पे ज़िद रहे कि हाँ मैंने मुदाखलत करनी है, बिल्कुल उनके हाथ बांध के फेंक दूँगा। और अगर वो कहता है कि भाई खुदा को मानो, जियो और जीने दो, मेरे इस्तिक़लाल आज़ादी का ख्याल रखो, आपकी आज़ादी का ख्याल रखूँगा, मेरे दुश्मनों को मुसल्ला न बिठाओ, आपके दुश्मनों को मुसल्ला ही बिठाऊँगा, ये बात हो, और इसकी गारंटी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान दें, उनके पास बहुत, ट्रंप साहब बड़ी माहिर हैं, देखिए अगर अफ़गानिस्तान वाकई बदमाशी करता है हाथ काट दो, और अगर नहीं ऐसे वो भेड़िए और भेड़ वाली बात, ये बर्बादी है, ये गलत है। कल कोलिशन के एक अहम आदमी ने इस बारे में बात की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ सबकी हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है, सबकी हमें पता है, पाकिस्तान को तोड़ना है नहीं तोड़ना, लड़ना है नहीं लड़ना, क्यों वो हमें मजबूर कर रहे हो कि हम माजी के वर्कें पलटें कि जी तुम ये क्या कर रहे हो। आए इस खित्ते को बचाएं। उसका वाहिद रास्ता ये है कि पाकिस्तान अपनी हमसायों के साथ बशमूल इंडिया, ये नहीं कि मैं इंडिया को वो करता हूँ, आप सब कुछ बदल सकते हैं, यू कांट चेंज योर नेबर्स। आपका एक नेबर चीन है, दूसरा नेबर इंडिया है, तीसरा अफ़गानिस्तान है, चौथा फलाना है, इनके साथ आपने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे रहना है। यहाँ बर्बादी ये होती है कि नवाज शरीफ को शायद इसलिए बार पड़ी कि वो वाजपेयी को बस में बिठा के लाहौर ले आया था। ऐसे क्या हुआ? ये नहीं कि मैं जो भी जिस तरह ईरानियों ने किया, वेल एंड डन, ये पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता हमला होगा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसकी दिफा में हर हद तक जाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तू ये मेरा
बाबा है, तू जिस तरह कहेगा उतना ही चलाएंगे जमहूरी तरीके से, चलाएंगे जमहूरी तरीके से। ट्रम्प साहब वो कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, एहतियात से बात करना चाहता हूँ। ज़ियाउल हक सबसे ज़्यादा ब्लू एट चैप ऑफ अमेरिकन, और जब उनके मकासद पूरे हुए 1 लाख सीसी पेट्रोल में जला दिया उसको। 1 लाख सीसी पेट्रोल, ये काफ़ी है, ये जो बड़ा तैयारा उसमें बेहतरीन हमारे जनरल ज़ाय हुए। अख्तर अब्दुर्रहमान था, बहुत बड़े सारे लोग थे जिन्होंने बड़ी खिदमत की थी। मेहरबानी करें, खुदा को माने, दूसरों पे इतना भरोसा न कि ट्रस्ट योर ओन पीपल, ट्रस्ट योर ओन कंट्री, ट्रस्ट योर ओन। कहते हैं इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। मैं माफ़ी चाहता हूँ बड़े आलिम दीन उलमा साहब, पाकिस्तान इस्लाम का किला ये है कि इसमें इस्लाम कैद है, इस्लाम पक्का कैदी है यहाँ। कौन सा इस्लाम? हाँ ये है बस पाकिस्तान का किला। हाँ ठीक, इस्लाम कौन सा इस्लाम, कहाँ का इस्लाम? कुछ तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो। दुनिया के एक इदारे ने अभी रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान के 47% लोग गुर्बत की से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 47%। ये हमारी गाड़ियाँ, कभी कभी ईमानदारी से मुझे कभी दुख होता है, ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, इसकी एक टंकी हम भरते हैं, मुझे शर्म आती है, ये कोई 22-23 हज़ार में भरते हैं। एक टंकी थे 23 हज़ार। एक गरीब पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान को मुयसर नहीं है कि वह अपने बच्चों का पेट भरे। कैसे चलेगा ये मुल्क? ये गरीब निकलेंगे, और ये गरीब, इमरान खान की पार्टी जो भी कहे, इमरान खान का जेल में होना गलत है। दुनिया में कानून है, अगर कोई बहुत बड़ा स्मगलर हो, कोई बहुत बड़ा कातिल हो, बहुत बड़ा खुदा न खास्ता दुनिया के जराइम में मुलविस हो, उसको ये हक है कि अपनी बच्चियों से मिले, उसको ये हक है कि उसकी मुलाकात ही उसके पास आए। महीनों से उसके बच्चे उसकी मुलाकात के लिए नहीं गए। MNAs MPs वहाँ खड़े थे, पसीना। कैसे MNAs हो? आग लगा दो इस असेंबली को। तुम कैसे MPA हो? तुम कैसे MNA हो? तुम्हें सुप्रीटेंडेंट जेल, वहाँ एक कर्नल मुलाकात नहीं देता, लगा दो इस असेंबली को, और स्पीकर को कहाँ से पकड़ के बाहर फेंक दे कि तू किस चीज़ का स्पीकर है। ये हालात थे, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आप क्या मशकूर हैं, आप आए। अभी बिस्मिल्लाह जो भी आप पूछेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस किस्म में हम रह रहे हैं, ये बहुत अहम जगह है पाकिस्तान, साउथ एशिया के अंदर स्ट्रेटजिकली बहुत अहम जगह पर वाक़ है। ये जो नेतन्याहू ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, अपना मोदी ने, फिर जो नेतन्याहू ने वहाँ पर हमला किया, पहले सीरिया के ऊपर कब्ज़ा किया इन लोगों ने, और उसके बाद ईरान पर हमला किया। तो अगर खुदा न खास्ता ईरान की दीवार ढह जाती, तो वो तो ग्रेटर रिसर्च बनाना चाहते हैं, सब मुल्कों को रिसर्च का रीशेप करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर होता उनका। पाकिस्तान किस तरह से सैंडविच बन जाता इन हालात में, जब पाकिस्तान के अवाम का एतमाद अपने सिस्टम पर बिल्कुल नहीं है, या किसी के हक़ रायदही नहीं है, कानून की तजियाँ बिखेरी जा रही हैं। अभी मुहर्रम है, अब पंजाब में देख लें, बाकी जगहों पर भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। हमारा बुनियादी हक़ है, हम अपनी इबादत करें, आज़ादी के साथ करें, लेकिन पुलिस वाले ऐसे हैं जैसे किसी की कमीन में नहीं बंधा होता, किसी दहशतगर्द की कमीन में छापा मारता है, पकड़ता है, ऐसे ये हालत है इनकी। SHO लगता है कि ये वज़ीर-ए-आला से भी ऊपर कोई चीज़ है। रूल ऑफ लॉ की दजियाँ बिखेरी जा रही हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की दजियाँ बिखेरी जा रही हैं। हर गुजरते दिन से लोगों का एतमाद अपने सिस्टम पर ख़त्म हो रहा है। ये मुल्क इस वक्त अपनी नेशनल पावर खो चुका हुआ है, कोई नेशनल पावर नहीं इस वक्त, लोगों को टुकड़ों में बांटा हुआ है, और समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आके इनको निजात दिलाएगा, अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ करेगा, नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ करेगा। जैसे खान साहब ने कहा कि ज़ियाउल हक बहुत ज़्यादा है उनको प्यारा था अमेरिकन को, उसका दुनिया से सफ़र जो है कैसे हुआ है, उसकी लाश भी नहीं मिली, जल गई उसका बॉडी। तो अमेरिका पर फिर आप उसे नोबेल प्राइज़ का अमन अमान देने की बात करते हो, जो गज़ा के बच्चों के कातिल हैं, उनका सरपरस्त है, उनको असला देता है। यूरोपियन तहजीब और तमद्दन का बरहना पेन सब के सामने आ गया हुआ है। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई वुमेन राइट्स नहीं है, कोई चिल्ड्रन राइट्स नहीं है,
کوئی ایجوکیشن، اسکولوں کو، یونیورسٹیز کو، اسپتالوں کو، ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تہذیب ہے پر اندر سے جو وحشی درندہ تہذیب ہے برہن ہے، وہاں پر مسلط کی جا رہی تھی، دنیا اس کے سامنے ہے۔ اور جب قومیں لیڈرشپ دنیا کی جو پیش کرتے ہیں اخلاقی طور پر لوگوں کی نگاہ میں گر جاتی ہیں، وہ کبھی دنیا کی نظروں میں پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے۔ امریکہ، یورپ یہ اخلاقی طور پر ڈھہ چکا ہوا ہے، ایک ایسی بیساکھی پر آپ یقین اعتماد کرنا چاہتے ہیں جو خود ٹوٹ چکی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں، ہم ایسٹ میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ، ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے چاہیے۔ لک ٹورڈز ایسٹ بہت عام ہے۔ ہم اپنے اقتصادی ریلیشن، سیاسی ریلیشن، سوشل ریلیشن ایسٹ کے ساتھ، ایسٹ میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو ہم پر پابندیاں لگائے گا، سینکشن لگائے گا، جس کو ہم سے دشمنی ہوگی خدا نخواستہ، جس کو کوئی بڑے اہداف ہیں کہ جناب والا ہمیں ڈسٹیبلائز رکھنا ہے ہمارے ملک کو اور اس کو پریشان رکھنا ہے ہمیں۔ لہٰذا ہمیں یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ آپ کو جو ہے فارن پالیسی کے حوالے سے گائیڈ کر سکتی ہے۔ وہاں عقل جمی موجود ہوتی ہے، عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں، عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ان کے سارے فیصلے اللیجیٹیمیٹ ہیں، اللیگل ہیں، یہ غیر قانونی، غیر آئینی حکومت ہے، یہ پاور کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی اللیگل ہے، اللیجیٹیمیٹ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، کوئی لیگلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کو تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں۔ ابھی جو بجٹ آیا ہے، جسے خان صاحب نے کہا کہ اس گناہ باللذت میں شامل نہیں تھے، یہ بجٹ تباہ کن بجٹ ہے، آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور خدا گواہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا مکر و فریب اور دھوکہ ہے کہ جو مداری ہے نا، جو مداری کرنے والے، وہ بھی ان سے حیران ہو جائیں یار۔ ہم عربی میں کہتے ہیں کہ وہ خاتون جس کا جوان بچہ مر جائے تو وہ بھی ہنس پڑے، ان کے جھوٹ، مکر، فریب اور دھوکے دے کر۔ لہذا پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں کرتے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے، آپ نہ الیکشن کے ذریعے چینج لانے دیں گے، آپ لوٹ لیں گے، پارلیمنٹ ارریلیونٹ، عدلیہ ارریلیونٹ، مقننہ لونڈی اور مجریہ بھی لونڈی حکومت نہیں کر رہے، یہ وہ ہیں غلام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ جو اپنی جن کے اندر عزت نفس ہی نہیں ہے، جن کے اندر انسانی کرامت ہی نہیں ہے، وہ اپنی قوم اور ملت کی عزت اور وطن کی عزت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا جب سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر عوام کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اٹھیں اور اس فرسودہ سسٹم کو ڈھا دیں، اٹھا کے پرے پھینکیں۔ دیکھنا اب جب یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، کوئی بھی اٹھا جس پر عوام اعتماد کرتے ہیں، وہ کہے کہ جی اب الیکشن ہمارے لیے راستے بند ہیں، الیکشن سے ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ سے ٹھیک نہیں کر سکتے، کہیں سے لوگ ریلیف نہیں مل سکتا، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو ڈھائیں، لوگ ساتھ دیں گے، لوگ کنونسڈ ہو جائیں گے ہاں واقعی ٹھیک بات کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لوگوں کو خود ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ لہٰذا پاکستان خطرناک صورتحال کا شکار ہے۔ آپ چین کی بانسری مت بجائیں، مشکل حالات کا شکار ہے، ہر لحاظ سے مشکل حالات کا شکار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا کے گولیاں مار کر چپ کرا دیا ہے، نہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں نفرت اور غصے اور غیظ و غضب کے الاؤ دھک رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں اور پاکستان کو مزید تباہی بربادی سے روکا جائے، نہیں تو آپ کا حال وہی ہوگا جو پوری تاریخ کے ڈکٹیٹروں کا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہ عزت سے جیے نہ عزت سے مرے، وہ رسوا ہوئے اور نشان عبرت بن گئے۔ شکریہ۔ میں ایک بات بھول گیا، پیچھے تھا نوٹس میرے پاس نہیں، یہ جو ہماری افواج اپنی لوگوں سے لڑ رہی ہے